बच्चों, आज की क्लास एक बेसिक क्लास है। इसके अंतर्गत हमें कार्बनिक यौगिकों की आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी पद्धति में हमें नाम लिखना सीखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक क्लास है। आप इसको अंत तक अवश्य देखें और आप जब इस पूरी क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो आपको दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छे तरीके से आपको जो है क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, आईयूपीएसी जो पद्धति है उसमें नाम के लिए अलग अलग समितियां हैं। तो हम आईयूपीएसी नाम कार्बनिक यौगिकों का लिख सकते हैं और हम संकुलों का भी आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, और कुछ हमारे जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनका रासायनिक नाम ही आईयूपीएसी नाम माना जाता है। तो आज की क्लास में हम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम जानेंगे कि हम कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अंतर्राष्ट्रीय परिशुद्ध एवं प्रौद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय रसायन संघ है। ये आईयूपीएसी का मतलब है, उसका फुल फॉर्म है आईयूपीएसी पद्धति में हम कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का जब हम आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखते हैं तो हमें कुछ सामान्य नियमावली का पालन करना पड़ता है। कुछ सामान्य उसके नियम हैं, रूल्स हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक से जानना है और उसी से आप आसानी से आईयूपीएसी नाम कार्बनिक यौगिकों के लिए लिख सकते हैं। तो उसके लिए भाई सबसे पहले आपको कार्बन, जो भी कार्बनिक यौगिक दिया हो उस कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले आपको कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला चुननी पड़ती है, जिसे आप मुख्य श्रृंखला कहते हैं, जनक श्रृंखला यानी पेरेंट चेन कहते हैं। तो सबसे पहले आप कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो। उसके बाद उस चेन में जो भी समूह या प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं तो उसका आप उनको अंक प्रदान करते हो, यानी मुख्य श्रृंखला का अंकन करते हो, और अंकन करने के बाद ही आप नियम का प्रयोग करके जो है रूल्स लगाकर आप आईयूपीएसी नाम लिखते हो। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक में जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जनक श्रृंखला का चुनाव, जनक श्रृंखला का चुनाव, सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करना है। तो देखिए, जनक श्रृंखला का चुनाव करने के लिए हमें तीन बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि एक सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी श्रृंखला यानी कि लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, अच्छी चेन आपको सेलेक्ट करनी है, गुड चेन, गुड चेन आप सेलेक्ट करते हैं, या फिर बेस्ट, बहुत अच्छी, बेस्ट चेन आप सेलेक्ट करेंगे, अच्छी या बहुत अच्छी बेस्ट चेन। अभी हम इसका मतलब बताएंगे आपको, ठीक है, आप सीधे ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद जो आपकी श्रृंखला है वो आपको जो है एकदम सुंदर श्रृंखला, सुंदर चेन, ब्यूटीफुल चेन सेलेक्ट करना है। अब लंबी श्रृंखला या लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है कि जब आपकी केवल कार्बन की चेन दी गई हो और उसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कोई भी समूह कुछ भी ना हो, तो आप सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जो है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। वो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जनक श्रृंखला मानी जाती है। और जब
आपकी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो या क्रियात्मक समूह हो, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, तो आप उसको चेन में सम्मिलित करते हैं, तो वो आपकी अच्छी या बेस्ट चेन मानी जाती है। वही मुख्य श्रृंखला आप चुनते हो जिसमें सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी कि ये लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बन की संख्या अधिक होनी चाहिए। अच्छी चेन का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, गुणित बंधों की संख्या अधिक होनी चाहिए, या फिर फंक्शनल ग्रुप कंटेन होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप उसमें होने चाहिए। और सुंदर चेन का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। ऐसी चेन आप सेलेक्ट करते हैं जिसमें पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या अधिक हो। तीन बातें आपको ध्यान देनी है। हमेशा आप कभी भी जनक श्रृंखला गलत नहीं कर सकते हैं। आप IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा जनक श्रृंखला का चुनाव और श्रृंखला का अंकन। अगर आपने जनक श्रृंखला का चुनाव गलत कर दिया, जनक श्रृंखला का अंकन आपने गलत कर दिया, तो आपका नाम गलत हो जाएगा। सबसे मेन बात जो आती है, उसके बाद हम नाम आपको बताएंगे किस प्रकार लिखना। तो सबसे शुरुआत जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है चेन सेलेक्ट करना और चेन का अंकन करना, नंबरिंग करना। तो देखिए, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना है आपको जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो। इसके बाद आपको गुड चेन मतलब ऐसी चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा हो, ग्रुप वगैरह हैं तो उसको भी कार्बन युक्त समूहों को आप चेन में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके बाद जब बहुत सारी साइड चेन निकली हो, जनक श्रृंखला के अलावा भी उसमें पार्श्व श्रृंखलाएं बनेंगी, साइड चेन बनेंगी छोटी छोटी, तो हमें ऐसी जनक श्रृंखला या पेरेंट चेन का चुनाव करना है जिसमें साइड चेनों की संख्या अधिक हो, नंबर ऑफ साइड चेन्स अधिक हो। इन तीन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी श्रृंखला का चुनाव गलत नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा राइट सिलेक्शन करोगे, श्रृंखला का हमेशा राइट सिलेक्शन करोगे आप। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं कुछ, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इस तरह से कार्बन की मान लीजिए चेन दी गई है भाई, कार्बन की इस तरह की चेन दी गई है। अब आप देखिए इसमें इस तरह की चेन है, तो आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन सीधे सेलेक्ट हो रही है। आपको लगा कि भाई लॉन्गेस्ट चेन सीधे सेलेक्ट कर दी जाए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन इस प्रकार से 7 कार्बन की आपकी सेलेक्ट हो रही है। यही आपको गौर करना है। अगर आप सीधी सेलेक्ट कर देते तो 6 कार्बन की चेन हो जाती, और साइड चेन तो वैसे भी एक ही आ रही थी। अब ऐसे में आपके 7 कार्बन की चेन आ गई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन यानी कि लॉन्गेस्ट चेन का आपको चुनाव करना है, ये देखना है आपको। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देते, अभी केवल आपको चेन को सेलेक्ट करना सीखना है भाई। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि दिया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH या C, डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इस तरह से दिया है भाई। तो अगर आपने ये सीधी चेन सेलेक्ट कर दी लॉन्गेस्ट चेन, तो ये भाई गलत हो जाएगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड आपका बाहर हो गया है। तो आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड को अंदर करना है क्योंकि उसका आपको
जो भी चीज़ बाहर हो जाती है उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, और ये डबल बॉन्ड का आपका प्रीफिक्स नहीं होता है, इसलिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 से दिया है। तो ये चेन आप जो है सिलेक्ट करेंगे, या फिर इस साइड से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन आपकी सेलेक्ट हुई, 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट हुई है। वैसे में आपकी 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो रही थी, लेकिन डबल बॉन्ड चेन के बाहर हो रहा था। तो आपको डबल बॉन्ड चेन के अंदर करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी चेन के अंदर करना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड आपको चेन के अंदर लेने हैं, जनक श्रृंखला के अंदर लेने हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हो भाई, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C और बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, इस टाइप से दिया है। तो भी आप इस साइड की चेन सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों जनक श्रृंखला के अंदर आ जाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और क्रियात्मक समूह दिया है तो उसको भी आपको चेन के अंदर लेना है। CH3 CH2 CH बॉन्ड COOH, इस तरह से दिया है बॉन्ड CH3। तो अब आप जो है इस तरह की चेन सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आ जाए। उसके भी तरीके हैं, उसका भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप समूह को बाहर भी कर देंगे तो भी नाम लिख जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को आपको चेन के अंदर ही लेना है, लॉन्गेस्ट चेन लेना है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको चेन के अंदर लेना है। बिल्कुल आसान ही तरीके से आपको हम बात बता रहे हैं, जिससे आप गलती ना कर पाएँ। इसके बाद सुंदर चेन। सुंदर चेन का मतलब है जब बहुत सारी उसमें साइड चेन बन रही हो, साइड चेन बन रही हो, तब आपको इसका प्रयोग करना है। सपोज डेट इस तरह का एग्जाम्पल दिया है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 अब बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, इस तरह से दिया है बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। आप देखिए सीधी चेन सेलेक्ट कर देंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की आप सीधी चेन सेलेक्ट कर देंगे तो लॉन्गेस्ट चेन है। आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 तो भी 5 ही कार्बन की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 कहीं पर भी आप सेलेक्ट करें किसी भी छोर से 5 ही कार्बन की आपकी चेन बन रही है। लेकिन सीधी चेन सेलेक्ट करने में जो साइड चेन आई है, नंबर ऑफ साइड चेन वो एक ही आई है। ये एक ही तो यानी कि शाखा मानी जाएगी, साइड चेन ये एक ही मानी जाएगी, राइट। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को हम इसी में फिर से चेन को चेंज करें। CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C, इस टाइप से दिया है भाई, है ना, इस टाइप से दिया गया है वही एग्जाम्पल। तो अब आप जो है चेन को अगर इस तरह से सेलेक्ट कर लें, इतना आप चेन को सेलेक्ट कर लें तो देखिए भाई क्या होगा। आप देखें 1 2 3 4 5 ही कार्बन की चेन आई है भाई, 5 कार्बन की सीधी में भी आ रही थी, लेकिन अब नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ चुके हैं। ये है साइड चेन 1 2 3, ऐसी सेलेक्ट करने पर 3 साइड चेन आई, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन होना चाहिए, वही आपकी सुंदर चेन मानी जाती है। तो देखिए ये चेन आपकी सही मानी जाएगी, ये चेन बिल्कुल क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। इसका आपको प्रयोग नहीं करना। अगर आप ऐसे प्रयोग कर देते हो तो फिर आपको इसका विशेष रूप से नाम लिखना पड़ता है, तो उसमें दिक्कत आती है। इसलिए आपको सीधा सीधा बिल्कुल सरल तरीके से ध्यान रखना है। हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताने आए हैं, बहुत ही आसान, जिससे कि आप कभी गलत ही ना कर पाएँ। कोई भी IUPAC नाम दिया हो, कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया हो, आप उसको आसानी से लिख सकें। तो आपको सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है। उसके बाद आपको अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया है
तो उसको चेन के अंदर लेना है। अगर उस वहाँ पर साइड चेन बन रही है तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करना है पेरेंट चेन के रूप में जिसमें कि उसमें साइड चेन की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपका श्रृंखला का चुना हुआ पेरेंट चेन का सिलेक्शन। इस तरह से आप 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हो। इसके बाद पेरेंट चेन में मौजूद कार्बन की संख्या के आधार पर आप रूट वर्ड लिखते हैं, यानी कि मूल शब्द। रूट वर्ड जो आप लिखते हैं, मूल शब्द लिखते हैं, वो इस कार्बन की चेन में मौजूद यानी जनक श्रृंखला में मौजूद कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिखते हैं। तो अगर जनक श्रृंखला में 1 कार्बन है तो रूट वर्ड लिखते हैं मैथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 कार्बन के लिए नॉन लिखते हैं और 10 के लिए डेक लिखते हैं बेटा जी। तो आप कार्बन जो श्रृंखला में मौजूद है, जनक श्रृंखला आप चुनते हैं। फिर जनक श्रृंखला में जो कार्बन है, कार्बन की संख्या के आधार पर आपको मूल शब्द यानी कि रूट वर्ड लेना पड़ता है। रूट वर्ड 1 कार्बन, 2 कार्बन, इस तरह से आपके कार्बन की मतलब नंबर होगा। 1 कार्बन के लिए C1 के लिए आप मैथ लिखते हैं मैथ, C2 2 कार्बन के लिए आप एथ लिखते हैं एथ, ऐसे 3 कार्बन के लिए आप प्रोप लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए आप पेंट लिखते हैं पेंट, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए आप हेक्स लिखते हैं भाई हेक्स, 7 कार्बन है तो 7 के लिए आप हेप्ट लिखते हैं हेप्ट, 8 कार्बन है 8 के लिए आप ऑक्ट लिखते हो ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन लिखते हैं नॉन, 10 कार्बन है 10 के लिए आप डेक लिखते हैं डेक। इसके बाद कार्बन की संख्या अगर 11 है तो उसको अनडेक लिखा जाता है अनडेक, अनडेक। 12 के लिए डूडेक लिखते हैं डूडेक, डूडेक 12 है, कार्बन की संख्या 12 है तो आप उसको डूडेक लिखते हो। फिर 13 के लिए ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, हेप्टा ऑक्टा नोना, इस तरह से आप 19 तक लिख लेते हो। फिर आ जाता है 20, 20 को आप लिखते हैं आईकॉस, आईकॉस लिखते हैं 20 को। तो इस तरह से इतनी लंबी हालांकि चेन आपको मिली नहीं है, फिर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि जनक श्रृंखला में जो कार्बन है उसकी संख्या के आधार पर आप मूल शब्द लिखते हो। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, डेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और एट लास्ट 20 को आप लिखते हैं आईकॉस, 20 को आईकॉस। तो भैया सबसे पहले तो जनक श्रृंखला सेलेक्ट करनी है, उसके बाद रूट वर्ड लिखना है उसमें जितने भी कार्बन हो, राइट। अब बात आती है कि उसमें प्रत्यय क्या जोड़ा जाए, सफिक्स क्या जोड़ा जाए, सफिक्स यानी कि प्रत्यय। अब वो 2 तरह के आपको सफिक्स उसमें लगाने हैं, 2 तरह के सफिक्स लगाने हैं। सफिक्स यानी कि प्रत्यय 2 तरह के लगाने हैं भाई, सफिक्स जिससे आप प्रत्यय कहते हैं, ये आपको सफिक्स 2 तरह के लगाने हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी बेटा जी,
प्राइमरी सफिक्स जो आपका लगता है वो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड है, बॉन्ड के हिसाब से लगता है। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है भैया, सिंगल बॉन्ड है तो आप सफिक्स लगाएंगे एन। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड, तो आप इन लगाएंगे इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन लगाएंगे आइन। ये आपके प्राइमरी सफिक्स है। और सेकेंडरी सफिक्स जो आपको लगाने हैं वो आपको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से लगाते हो आप, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अभी हम आपको फंक्शनल ग्रुप भी बता देंगे। आप देखिए IUPAC कार्बनिक यौगिकों की IUPAC काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक भी मैनी टाइप्स के होते हैं, तो बहुत ही विस्तृत है। आपको 2-3 लेक्चर जितने भी इसके बने सभी देखना है। हम वादा करते हैं कि आपको कोई दूसरे कंटेंट, किसी दूसरे के वीडियो देखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। जिस सिस्टम से हम आपको बताने वाले हैं वो सिस्टम आपको YouTube पर और कहीं नहीं मिल सकता है। और अगर हमारा आपको कंटेंट नियमित रूप से पढ़ना है किसी भी सिलेबस को, तो हमारे ऑफिशियल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे ऑफिशियल ऐप पर जाकर सबसे सस्ता और अच्छा सिलेबस परचेज कर सकते हैं और डेमो वीडियो देखकर अपना पूर्ण मन बना के उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर बात आपको बहुत ही क्लियरली शानदार तरीके से समझ आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हमने बताया आपको रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स लगाना है आपको बॉन्ड के हिसाब से और फिर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग सफिक्स होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए जो जनक श्रृंखला से पहले आ जाता है, मतलब जनक श्रृंखला के बाहर जो भी साइड चेन या फिर प्रतिस्थापी होते हैं, कुछ हमारे प्रतिस्थापी समूह भी हैं, जैसे कि एल्किल हो गया। एल्किल जो जनक श्रृंखला के बाहर साइड चेन हो जाती है वो आपका एल्किल कहलाता है, प्रतिस्थापी। ठीक है, एल्किल हेलोजन हो गए, हेलो जिन्हें आप हेलो लिखते हैं, हेलोजन को हेलो लिखते हैं आप, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। ठीक है, तो हेलोजन हो गया आपका, NO2 हो गया, नाइट्रो, ये इसी वरीयता क्रम में सबसे ज़्यादा ये वरीयता एल्किल की होती है। नाइट्रो, एल्कॉक्सी, ऑक्सीजन के साथ कार्बन वगैरह हैं तो आप उसे एल्कॉक्सी कहते भाई, एल्कॉक्सी, राइट। अगर डबल बॉन्ड के साथ O बाहर है, O मतलब कीटोन वाला, तो उसे ऑक्सो कहते हैं, ऑक्सो। SL हो गया, इसके बाद COR, SL, इसे SL कहते हैं आप, SL। ये आपके प्रतिस्थापी हैं। कार्बन की जो जनक श्रृंखला है उस जनक श्रृंखला से अगर ये आपके प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो इनके आपको प्रीफिक्स लिखने पड़ते हैं, इनके नाम आपको सबसे पहले लिखने पड़ते हैं। भैया ये गेट कीपर हैं, गेट कीपर मानिए, अगर आपको किसी से मिलना है तो पहले आपको गेट कीपर से मिलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इनको जानना होगा, सबसे पहले आपको इनका नाम लिखना पड़ेगा, तभी आप जो है कार्बनिक यौगिक का नाम स्टार्ट कर पाएंगे। ये आपके क्या माने जाते हैं, प्रतिस्थापी समूह माने जाते हैं। और इनका जो आप क्या लिखते हो, इनका प्रीफिक्स लिखते हो, प्रीफिक्स लिखते हो। इनका प्रीफिक्स पूर्व लग्न कहते, जिसे पूर्व लग्न जो मूल शब्द से पहले लिखा जाता है वो आप लिखते हो। अब प्रीफिक्स भी दो प्रकार के हैं आपके, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक आपका प्राइमरी, मतलब सेकंड डिग्री का, एक फर्स्ट डिग्री का। अब जो सेकंड डिग्री का, इनके जो नाम लिखते हो आप, ये सेकंड डिग्री के प्रीफिक्स है। और फर्स्ट डिग्री के प्रीफिक्स कुछ विशेष यौगिकों में आते हैं, जो यौगिक की टाइप के अकॉर्डिंग आते हैं। मान लो जैसे चक्रीय यौगिक हुआ तो उनमें आते हैं आपके फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, जो बिल्कुल मूल शब्द के साथ ही लिखे जाते हैं, मूल शब्द से पहले, मतलब मूल शब्द के साथ ज्वाइंट करते हुए आप उनको लिखते हैं फर्स्ट डिग्री, इसलिए उनको
फर्स्ट डिग्री कहा गया है, और जो सेकंड डिग्री वाला है उसको आप सबसे पहले लिखते हो, आगे लिखते हो। फर्स्ट डिग्री जैसे हम बता दें, मान लो कार्बन की, जैसे आपकी सिंगल बॉन्डेड चेन है कार्बन की, सपोज डेट इस तरह से आपकी कार्बन 3 कार्बन की चेन दी गई है, तो ये एलिसाइक्लिक ग्रुप के अंतर्गत आता है यौगिक। तो आप इसको जो है साइक्लो प्रीफिक्स के साथ लिखते हैं। साइक्लो 3 कार्बन है भाई, तो साइक्लोप्रोपेन क्या कहते हो आप, साइक्लोप्रोपेन कहते हो। तो आप इसको जो है साइक्लो लगाया, जैसे साइक्लो हुआ, बाई साइक्लो, स्पाइरो, इस तरह के वर्ड आने इसमें। साइक्लो हो गया आपका बाई साइक्लो और स्पाइरो। कब क्या लगना है ये बात भी आप बहुत ही बाद में जानेंगे। ये बात जब IUPAC समापन की ओर होगा तब इसकी अलग से आपको एक वीडियो क्लास मिलेगी, उसमें आप ये जानेंगे, इनके टाइप्स जानेंगे, किस टाइप के यौगिकों के लिए आप फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स का यूज करते हो। सेकंड डिग्री प्रीफिक्स आपके प्रतिस्थापियों के नाम है जो आपको सबसे पहले लिखना है। तो भाई सबसे पहले आप सेकंड डिग्री प्रीफिक्स लिखते हो, फिर आप फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स लिखते हो अगर है तो, और इसके बाद आप मूल शब्द लिखते हो। जनक श्रृंखला में जो मौजूद कार्बन है उसके अकॉर्डिंग आप रूट वर्ड लिखते हो, रूट वर्ड मूल शब्द लिखते हो, और उसके बाद फिर आप जो है सफिक्स लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इसका आप प्रयोग करते हैं। तो देखिए फाइनली जो आपका एक कार्बनिक यौगिक का जो IUPAC नाम बनता है उसमें कितने वर्ड हो जाते हैं, फाइनली कितने शब्द से बनता है आपका किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम। कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम और आपके कॉम्प्लेक्स की जो IUPAC उसके नियम अलग होते हैं, उसकी भी हम आपको IUPAC बताएंगे। आप अभी कार्बनिक यौगिकों की IUPAC सीख रहे हैं, उसमें आपको सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है, जो आपने जाना बहुत ही अच्छे से। तो देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं आप, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है इसमें आपका कितने शब्दों का नेम बनेगा, नेम IUPAC नेम कितने शब्दों का बनेगा भाई, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं अगर यौगिक उस टाइप का है तो, और इसके बाद आप क्या लिखते हो भाई, इसके बाद आप रूट वर्ड लिखते हो, रूट वर्ड यानी मूल शब्द, और फिर आप क्या लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, अनुलग्न या प्रत्यय कहते, और फिर आप लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, जो क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखा जाता है। मतलब आपका जो नाम बनता है वो बनता है पूर्व लग्न आपके सेकंड डिग्री हो सकता है, फर्स्ट डिग्री हो सकता है। पूर्व लग्न के बाद आप लिखते हैं मूल शब्द लिखते, रूट वर्ड जो कि मैथ, एथ, प्रोप इस टाइप से बताए हमने अभी आपको। तो यहाँ पर आप लिखते हैं मूल शब्द लिखते हैं। मूल शब्द लिखने के बाद आप प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं भाई, अनुलग्न सफिक्स को अनुलग्न या प्रत्यय कहते हैं आप। फिर आप लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न जो क्रियात्मक समूह का होता है, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होता है। इतने शब्द आपके होते हैं एक IUPAC नाम में, कार्बनिक यौगिक के IUPAC नाम में। तो सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक में जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उसके बाद जनक श्रृंखला से जुड़े हुए प्रतिस्थापियों के पूर्व लग्न लिखते हैं, और वो प्रतिस्थापियों के पूर्व लग्न अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाते हैं। जो पूर्व लग्न लिखते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं, मतलब सर्वप्रथम प्रतिस्थापियों के नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है आपको, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको प्रीफिक्स लिखने हैं भाई, जो सेकंड डिग्री प्रीफिक्स है। जैसे मैथ आ जाए, एथ आ जाए, प्रोप आ जाए, तो आपको ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आपको उसको सेट करना है। तो सर्वप्रथम आप पूर्व लग्नों को लिखते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद आप जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? मूल शब्द लिखते हैं। मूल शब्द लिखते हैं और मूल शब्द लिखने के बाद फिर आप उसमें उपस्थित बंध के आधार पर प्राथमिक अनुलग्न लगाते हैं। एन, इन, आइन, प्राथमिक अनुलग्न जो भी है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, और फिर उसमें जो क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न लगाते हैं, सेकेंडरी अनुलग्न। अब देखिए कई बार क्या होता है कि एक समान प्रकार के प्रतिस्थापी जुड़े हो सकते हैं, एक समान प्रकार के समूह जुड़े हो सकते हैं, तो उनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए अतिरिक्त शब्द डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, अगर दो है एक जैसी संख्या दो है तो डाई लगाएंगे, तीन समूह है तो ट्राई लगाएंगे, चार हैं समान समूह तो टेट्रा लगाएंगे, पांच समान समूह है तो पेंटा लगाएंगे। तो अतिरिक्त शब्द डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का आदि का भी आपको क्या करना पड़ सकता है? प्रयोग करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर मान लीजिए अलग अलग समूह जुड़े हैं, अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, दो भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, सपोज डेट दो भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, एक मान लीजिए जुड़ा है OH और एक जुड़ा है भैया COOH। तो जो OH जुड़ा है इसकी वरीयता कम होती है, कम वरीयता है इसकी, और जो COOH जुड़ा है इसकी वरीयता अधिक होती है, सबसे अधिक वरीयता होती है इसकी, सबसे अधिक वरीयता है भाई। तो जिसकी वरीयता कम होती है उसका हम प्रीफिक्स लिखते हैं, और जिसकी वरीयता अधिक होती है उसका सफिक्स लिखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रूल्स है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर कार्बनिक यौगिक में दो भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो जिसकी वरीयता कम होती है उसका पूर्व लग्न लिखते हैं, और जिसकी वरीयता अधिक होती है उसका अनुलग्न लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, राइट। तो ये आपको ये भी करना पड़ सकता है। और जब एक जैसे समूह कई बार जुड़े हों तो उनकी संख्या को आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जैसे अतिरिक्त शब्दों से भी प्रयोग मतलब लिखोगे, व्यक्त करोगे, राइट। तो ये आपके जर्नल से नियम थे, IUPAC से संबंधित जर्नल से नियम थे, इतने शब्दों में आपका IUPAC नाम बनता है। इसके बाद अब बात आती है अंकन की, कि हम जनक श्रृंखला का अंकन कैसे करें। देखिए सबसे पहली बात जनक श्रृंखला का चुनाव बनना चाहिए, और दूसरी बात अंकन बनना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको बनती हैं तो आप नाम आसानी से लिख सकते हो, बिल्कुल सत्य परम सत्र नाम आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे चयन का चुनाव गलत हो गया या उसका अंकन गलत हो गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका बना बनाया IUPAC नाम गलत हो जाएगा। और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं कि कार्बनिक रसायन में नाम कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब हम नाम अच्छे से लिख पाते हैं तभी तो हम उन यौगिकों का अध्ययन कर पाएंगे, उनकी रिएक्शंस को जान पाएंगे, उनके गुणों को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात होती है भाई नाम। किसी के विषय में अगर आपको जानना होता है तो सबसे पहले आपको उसका नाम जानना पड़ता है। तो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नाम आपको लिखने के लिए जनक श्रृंखला का चुनाव और उसका अंकन जरूर करना है। अब जैसे हमने कहा कि जनक श्रृंखला का चुनाव करने के लिए तीन बातें ध्यान देनी है। श्रृंखला सबसे लंबी होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए और सुंदर भी होनी चाहिए। इसी तरह अंकन के लिए भी आपको तीन नियमों की ध्यान देने की जरूरत है। तीन नियम आपको अंकन की बिल्कुल बस दिमाग में आप रख लीजिए, तो आपको फिर आसानी से IUPAC बनने लगेगा। ये नियम ही हैं, अगर आपने इनको अच्छे से
जो है अंडरस्टैंड कर लिया तो आपसे कोई भी नाम गलत हो नहीं सकता। अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको अगली वीडियो में, तब आपको इनकी महत्वता पता चलेगी कि ये नियम कितने इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे कि ये वीडियो हर विद्यार्थी तक पहुंच सके और इन दिनों परीक्षा के इन दिनों में उनको जो है सहायता मिल सके यौगिकों को पढ़ने में, उनके नामों को सीखने में। तो भाई देखिए, आपको अंकन के नियम जानना है। जनक श्रृंखला का अंकन, जनक श्रृंखला का अंकन कैसे करते हैं? 3 नियम मात्र आपको जानने हैं अंकन के, और आप अंकन आसानी से कर पाएंगे। पहली बात, क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। क्रियात्मक समूह को वरीयता क्रमानुसार मतलब वरीयता के हिसाब से, जिसकी वरीयता ज्यादा उसको कम अंक, है ना, जिसकी कम उसको अधिक अंक। सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह को जो देखते हैं, क्रियात्मक समूह को वरीयता क्रमानुसार सबसे कम अंक प्राप्त होने चाहिए, सबसे कम अंक प्राप्त होने चाहिए। बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं हम ताकि आप आसानी से जान जाए। आपको बस मतलब ध्यान देना कि आप जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिससे कि क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक प्राप्त हो, निम्नतम अंक प्राप्त हो। सबसे कम का मतलब है भैया निम्नतम संभव अंक, जितने कम से कम संभव हो सके उतने अंक उसको मिलना चाहिए। उसके लिए जिसकी वरीयता जितनी ज्यादा उसको उतना ही कम अंक मिलना चाहिए। अब वरीयता का क्रम आपको टेबल ध्यान देनी पड़ेगी, उसका भी हम अगली वीडियो में नाम बताएंगे आपको। सबसे अधिक वरीयता आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद आपका आता है भाई सल्फोनिक अम्ल, SO3H सल्फोनिक अम्ल, राइट। फिर आपका आता है एस्टर, फिर आता है आपका अम्ल हैलाइड। उसके बाद आपका आता है भैया एमाइड के बाद आपका आता है साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं जिसे, साइनाइड नाइट्राइल। और उसके बाद आपके आते हैं एल्डिहाइड, फिर आपका आता है कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, फिर एल्कोहल, थायो एल्कोहल, राइट। और एमीन, NH2 एमाइन, सॉरी। इसके बाद आता है डबल बॉन्ड, कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसकी वरीयता। और फिर आपका आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता आपकी यानी कि कम होती है। अगर डबल बॉन्ड चेन में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो आपको उस सिरे से अंकन करना है जिससे कि डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में देखेंगे आप। तो देखिए, सबसे पहले पहला नियम आपका बेस्ट नियम है अंकन का, सबसे ज्यादा यूज होगा। जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिससे कि उसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है उसको कम से कम अंक मिले, और अधिक वरीयता, जितना ही अधिक वरीयता का समूह जुड़ा है उसको उतना ही लोवेस्ट अंक मिलने चाहिए, उतना ही कम अंक मिलने चाहिए, राइट। अब दूसरा नियम आता है कि जब समान समूह जुड़े हों, समान समूह या प्रतिस्थापी, समान समूह या प्रतिस्थापियों के लिए आप क्या देखते हैं? योगफल देखते हैं, प्राप्त अंकों का योगफल, देखते हैं आप, प्राप्त अंकों का योगफल देखते हैं। जो भी अंक प्राप्त हो रहे हों उनका आपको योगफल देखना, प्राप्त अंकों का योगफल निम्नतम हो। ये कब देखना है? जब समान समूह जुड़े हों, आपके समान प्रकार के प्रतिस्थापी या समूह जुड़े हों। तो इस तरह से मान लीजिए चेन दी गई है,
इस तरह से चैन दी है भाई। इस तरह से ये चैन दी गई है, एक लॉन्गेस्ट चैन बन रही है। तो ये आप सीधी चैन सेलेक्ट करोगे, राइट। अब इसका आपको अंकन कराना। सपोज आपने सिरे से अंकन किया 1 2 3 4 5 6 7, तो प्राप्तांक कितने हुए? यहाँ ये आपका जो है CH3 जुड़ा हुआ है और ये CH3 जुड़ा है, तो एक CH3 को 2 अंक मिले, दूसरे को भी आपके 2 अंक मिले हैं, और इस CH3 को आपको 5 अंक मिले हैं और इसको 7 अंक मिले हैं। टोटल जोड़ लीजिए भाई, कितने हो गए? 16 अंक टोटल प्राप्तांक 16 हुए। अब आप इस साइड से अंकन कर देंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया कितने प्राप्तांक आए? इसको 2 अंक मिले CH3 को, इसको 4 अंक मिले हैं और इसको 7 अंक मिले हैं, दोनों को 7 अंक मिले हैं। तो 7 + 7 14, तो यहीं पर हो गया। 14 4 18, 2 20 अंक आपको प्राप्त हुए। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जब एक जैसे समूह जुड़े हों, एक जैसे प्रतिस्थापी जुड़े हों, तो आप श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिससे कि उनको प्राप्त अंकों का योगफल निम्नतम हो। जो उनको अंक प्राप्त हो रहे हैं उसका आपको योगफल देखना है, योगफल कम से कम आना चाहिए, राइट। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो पहली बात तो आपको वरीयता के क्रम अनुसार सबसे पहली बात, सबसे अधिक आपके प्रतिस्थापी भी हैं, क्रियात्मक समूह भी हैं, तो क्रियात्मक समूहों की वरीयता अधिक होती है। सबसे अधिक वरीयता किसकी होती है भाई? क्रियात्मक समूह की होती है। क्रियात्मक समूह की वरीयता अधिक होती है, उसके बाद आपके प्रतिस्थापी आते हैं। तो सबसे कम अंक क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए, फिर आप प्रतिस्थापी को देखते हो। और क्रियात्मक समूह में भी आपको उसे देखना है जिसकी वरीयता ज़्यादा उसको कम अंक, जिसकी सबसे ज़्यादा वरीयता उसको सबसे कम अंक मिलना चाहिए। और इसके बाद अगर एक जैसे समूह जुड़े हैं, एक जैसे प्रतिस्थापी जुड़े हैं, तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिससे कि योगफल, प्राप्त अंकों का योगफल सबसे कम हो। इसके बाद तीसरा और लास्ट नियम आता है, वो ये है कि अगर जनक श्रृंखला में सिरों से समान दूरी पर प्रतिस्थापी जुड़े हो, समान दूरी पर मतलब अगर अंकन कर रहे हैं तो उनको योगफल समान आ रहा है, और सिरों से मतलब जनक श्रृंखला में सिरों से समान दूरी पर प्रतिस्थापी जुड़े हों तो अंकन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार करते हैं, जिसका नाम पहले आएगा उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। इसके भी आप 2 उदाहरण जान लीजिए, बात समझ में आपको आ जाएगी, बहुत ही आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए भाई, इस सिरे पर हमने Cl जोड़ दिया और इस सिरे पर Br जोड़ दिया। आप इस सिरे से अंकन करेंगे तो Cl और Br का जो योगफल होगा प्राप्त अंकों का वो बराबर आएगा, इससे कराएंगे तो भी बराबर आएगा, राइट। अब आपका पहले अगर इस सिरे से अंकन करते हैं तो 1 अंक क्लोरीन को मिलेगा, फर्स्ट क्लोरो लिखेंगे आप, और इस सिरे से अंकन करते हैं तो फर्स्ट ब्रोमो लिखेंगे। तो भैया ब्रोमो पहले आता है, B से शुरू है, क्लोरो C से शुरू है, तो अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करेंगे आप, तो इस सिरे से अंकन आप करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है अंकन में भी, कब? जब सिरों से समान दूरी पर प्रतिस्थापी जुड़े हों। तो 1 अंक यहाँ पर आपको देना है, ब्रोमीन को देना है। मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, एक और यहीं पर एक और उदाहरण हम बताते इसी का, तो बात आपको और क्लियर समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए दिया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C2H5 और बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 से दिया है। तो आप सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आप इस सिरे से अंकन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया 3 अंक मैथिल को मिले, 5 अंक एथिल को मिले, तो 5 3 8 योगफल 8 हुआ। इस सिरे से अंकन करते हो 1 2 3 4 5 6 7,
तो भैया 3 अंक एथिल को मिले और 5 अंक मेथिल को मिले, तो 5 3 8, मतलब 3 अंक मिल रहे, 5 अंक मिल रहे, 3 अंक मिल रहे, 5 अंक मिल रहे, तो योगफल तो एक जैसा आ रहा है। लेकिन कौन सा अंकन सही माना जाएगा? नीचे वाला अंकन सही माना जाएगा, ऊपर वाला गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 3 अंक मिले हैं। एथिल ई से शुरू होता है और ये मेथिल है, एम से शुरू होता है, तो एथिल ई से शुरू है, इसलिए एथिल को कम अंक मिलने चाहिए, मेथिल को अधिक अंक मिलने चाहिए। तो जब सिरों से समान दूरी पर प्रतिस्थापी जुड़े हों तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है, सबसे लंबी चेन हो और सबसे अच्छी चेन हो, सुंदर चेन हो। इसके बाद मतलब ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें साइड चेन ज़्यादा हो, क्रियात्मक समूहों से परिपूर्ण हो, मल्टीपल बॉन्ड से परिपूर्ण हो, लॉन्गेस्ट चेन हो। इसके बाद आपको चेन का अंकन करना है, श्रृंखला का अंकन करना है। अंकन उस सिरे से करेंगे आप जिससे प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को वरीयता क्रम के अनुसार सबसे कम अंक प्राप्त हों। अगर एक जैसे समूह जुड़े हों तो उनको प्राप्त अंकों का योगफल कम हो। अगर सिरों से समान दूरी पर समूह जुड़े हैं तो फिर आपको अंकन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है। अंकन हो जाएगा, चेन सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो भी प्रतिस्थापी है उनके नाम सबसे पहले सेकंड डिग्री प्रीफिक्स के रूप में लिखोगे, उसके बाद फिर फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स अगर उसमें है तो लिखेंगे, फिर मूल शब्द लिखेंगे, जनक श्रृंखला मौजूद, कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द लिखेंगे, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से। और फिर उसमें जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो उसका प्राथमिक अनुलग्न एन, इन, आइन का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में जो भी क्रियात्मक समूह दिया गया है उसका आपको उस क्रियात्मक समूह का आपको क्या करना है, अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न लिखना है। तो अगली वीडियो में आप जानेंगे अनुलग्न कैसे क्या होते हैं और स्पेशल सफिक्स क्या होते हैं, विशेष अनुलग्न का प्रयोग कब करना है, यानी एग्जाम्पल के साथ हम आपको IUPAC का ब्रह्मास्त्र बताएंगे जिसका प्रयोग आप जहां भी कर देंगे आपका नियम और मतलब नाम कभी भी गलत नहीं होगा। आप बहुत ही अच्छे से IUPAC नाम हमेशा के लिए सीख जाएंगे। जीवन में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह का विस्तार पूर्वक अध्ययन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की ये बेसिक क्लास आपको कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए और वो भी आसानी से नाम को सीख सकें। धन्यवाद।